माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ेंगे या इसको किर्चऑफ समीकरण भी कहते हैं। किर्चऑफ समीकरण या किरचॉफ्स इक्वेशन जो है वो मुख्य रूप से ये बात बताती है कि एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता, यानी कि जो एंथैल्पी होती है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ये किरचॉफ्स इक्वेशन बताती है। इसको हिंदी में किर्चऑफ इक्वेशन भी लिखा जाता है। किसी भी अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए किर्चऑफ ने एक समीकरण दिया जिसे किर्चऑफ समीकरण या किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। इसे निम्नानुसार व्युत्पन्न किया जा सकता है। बहुत इजी है और ये जो किरचॉफ्स इक्वेशन है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इजी है। 2 लाइन की जो है इक्वेशन है। अगर 2 लाइन ध्यान से अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से आप इसको एग्ज़ाम में कर सकते हो और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। बड़ी बात देखिए, तो आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, अब हम बात करते हैं, माना इसको कैसे ड्राइव करते हैं। माना एक अभिक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निम्न है। ए से बी जो है, ए अभिकारक है और बी उत्पाद बनता है, तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो है वो ये हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बी माइनस यू ए। यू बी हमने कहा है कि जो है वो उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। अब हम समीकरण 1 को जो है वो स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर, स्थिर आयतन पर ताप के साथ अगर इसको अवकलित करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल्टा यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल यू बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस डेल यू ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब देखिए ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब हम जानते हैं डेल यू बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी जो होता है वह क्या होता है, सी वी होता है। तो हमारे पास जो आगे की दो टर्म है वो क्या हो जाएंगी, सी वी बी माइनस सी वी ए हमारे पास ये हो जाएगा। तो समीकरण हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू सी वी बी माइनस सी वी ए, जहाँ सी वी बी क्या है, वो है उत्पाद की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो सी वी ए है जो है वो अभिकारक की हीट कैपेसिटी है, ऊष्माधारिता है किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब हमारे पास हो जाएगा, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल्टा सी वी। अब देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे, अपन डी टी को इधर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा सी वी डी टी। समीकरण 2 जो है हमारे पास ये हो जाएगा। और देखिए इतनी सी समीकरण है, और ताप के ये जो समीकरण 2 है वो ताप के कम प्रास में Cv का मान लगभग स्थिर रहता है। अतः समीकरण 2 का समाकलन करने पर जो ताप की शॉर्ट रेंज है, जैसे मान लो 1 डिग्री का चेंज आ रहा है, 1 फ़ारेनहाइट का चेंज आ रहा है, 2 फ़ारेनहाइट का चेंज आ रहा है, तो जो है Cv का मान हमेशा लगभग बराबर रहता है, या पॉइंटों में चेंज आ रहा है तो Cv का मान लगभग बराबर रहता है। तो हमारे पास हम समीकरण 2 को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 को हम ये वाली समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा u इज इक्वल टू यू टू माइनस डेल्टा यू वन इज इक्वल टू डेल्टा सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। समीकरण 3 हमारे को प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 3 जो है वो स्थिर आयतन पर ताप के कम प्रास में किरचॉफ्स इक्वेशन है या किर्चऑफ इक्वेशन है, जिसकी सहायता से स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं अपन, ठीक इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से अपन बात करें, इसी प्रकार उपयुक्त अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन निम्न होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए। समीकरण 4 में बताया। समीकरण 4 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करने पर हमारे को ये इक्वेशन प्राप्त होगी, डेल्टा एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू डेल एच बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी
माइनस डेल एच ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। चूँकि डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी जो होता है वो सी पी होता है, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अपन जो समीकरण है हमारे पास उसमें आगे की जो टर्म है दोनों, उसको सी पी बी और माइनस सी पी ए लिख सकते हैं। मैं पुनः कहता हूँ आपको, सी पी बी जो हो जाएगा वो हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी पी ए जो है वो हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल डेल्टा एच डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी। अब अपन डेल टी को इधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सी पी डी टी, जो है ताप के कम प्रास में सी पी का मान लगभग स्थिर रहता है। अतः समीकरण जो है समीकरण 3 का समाकलन करने पर, इसका अगर अपन फिर समाकलन करेंगे, यानी कि जो शॉर्ट रेंज होता है उसके लिए सीपी का मान भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको जो अपन अगर समाकलित करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इज इक्वल टू डेल सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एच टू इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन। ऊपर वाली को ठीक इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाली को भी अपन ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं। क्या? डेल्टा यू टू इज इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन। अब जो हमारे पास समीकरण 3 व 4 जो है वो दो समीकरण ऐसी प्राप्त हो गई जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन व एंथैल्पी परिवर्तन पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण जो 4 है वो है स्थिर दाब पर ताप के कम प्रास में किरचॉफ्स इक्वेशन है। तो हमारे पास किरचॉफ्स इक्वेशन के दो हमारे को रूप मिल गए। अब अपन तीसरे रूप की बात करते हैं या थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, वो होगी लॉन्ग रेंज जो टेम्परेचर है उसके लिए। लेकिन यदि ताप का प्रास बहुत अधिक हो, यदि टेम्परेचर चेंजेस बहुत हो रहे हों, तो सीपी के मान को स्थिर नहीं होते, उस समय सीपी के मान जो है वो स्थिर नहीं रहते। मैंने बताया कि जो शॉर्ट रेंज टेम्परेचर है, चेंजेज है, उसमें तो सीपी व सीवी दोनों ही क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। परंतु अगर टेम्परेचर में बड़ा चेंज आ रहा है तो सीपी का मान कांस्टेंट नहीं रह पाता। तो जो है वो हमारे पास समीकरण 4 है वो निम्न रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारे पास समीकरण ये हो जाएगा, सी पी इज इक्वल टू, हम फिर ये कहेंगे एल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। समीकरण 5, जहाँ पर एल्फा बीटा गामा स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है एल्फा बीटा गामा जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः समीकरण जो हमारे पास 5 है उसको अपन ये लिख देंगे, डेल्टा सी पी इज इक्वल टू एल्फा बी माइनस एल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस बीटा ए इंटू टी प्लस गामा बी माइनस गामा ए इंटू टी स्क्वायर। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब देखिए डेल्टा सी पी जो है वो हो जाएगा डेल्टा एल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर। यहाँ पर भी एल्फ़ा के आगे बी लिखा हुआ है, अल्फ़ा के आगे ए लिखा हुआ है, बीटा के आगे बी लिखा हुआ है, बीटा के आगे ए लिखा हुआ है, गामा के आगे बी लिखा हुआ है, गामा के आगे ए लिखा हुआ है। ये जहाँ बी है उसका मतलब है ये उत्पाद है, और जहाँ ए लिखा हुआ है वो अभिकारक है। और ये जो डिफरेंस है, माइनस है, वो भी क्या है, उत्पाद व अभिकारक के बीच में अंतर है। तो हमारे पास समीकरण 6 जो है वो ये हो जाएगी, हम लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, डेल्टा सी पी इज इक्वल टू डेल्टा एल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा टी प्लस डेल्टा गामा टी स्क्वायर। समीकरण 6 में सी पी का मान समीकरण 3 में रखकर टी वन व टी के मध्य अवकलित करने पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच टू था, डेल्टा एच वन है, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी वन से टी टू करेंगे और हम लिख देंगे डेल्टा
अल्फ़ा प्लस डेल्टा बीटा टी इंटू डेल्टा गामा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अथवा इसको सॉल्व करेंगे या इसका इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन देंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल्फ़ा टी टू माइनस टी वन प्लस हाफ डेल्टा बीटा टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर प्लस 1/3 डेल्टा गामा टी टू क्यूब माइनस टी वन क्यूब। या फिर हम इसको जैसे समीकरण 7 लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं। डेल्टा एच वन को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच टू इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा अल्फ़ा टी टू माइनस टी वन प्लस 1/2 डेल्टा बीटा इंटू टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा गामा इंटू टी टू क्यूब माइनस टी वन क्यूब। समीकरण 7 को जो समीकरण 7 है किरचॉफ इक्वेशन है या समीकरण 7 इंटीग्रेटेड किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है, समकलित किरचॉफ समीकरण कहलाती है। और इस ताप के किसी भी प्रास पर लागू किया जा सकता है। किसी भी टेम्परेचर पर अगर चेंज आ रहा है उस पर ये इक्वेशन अपन लागू कर देंगे तो हमारे पास एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता को बता देगा। इस प्रकार से एंथैल्पी की ताप पर निर्भरता को स्पष्ट किया जा सकता है। और तो ये जो चैप्टर होता है जिसके 2 पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। वो न्यूमेरिकल अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। पर याद रखिए एग्ज़ाम में जो है वो इसमें से एक न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ 2 न्यूमेरिकल आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। तो आपको 2 न्यूमेरिकल, एक थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल और एक जो है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का न्यूमेरिकल ठीक से याद कर लेना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री में सामान्यतः जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो वर्क होता है, कार्य होता है, उस पर आता है या फिर इन्वर्जन टेम्परेचर पर आता है। जबकि थर्मोकेमिस्ट्री में जो है वो संभवन की ऊष्मा है, रेजोनेंस एनर्जी है, और जो मैंने आपको बताया था अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन है, संक्रमण ऊष्मा का परिकलन है, यानी कि हैस के नियम की एप्लीकेशन जो है उस पर बेस्ड आता है। या फिर कभी कभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के एप्लीकेशन पर भी आ जाता है, या तो हैस के नियम के एप्लीकेशन पर या बॉन्ड डिसोसिएशन के एनर्जी के एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये न्यूमेरिकल कीजिए। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पढ़ेंगे, यानी कल अपन थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का विस्तार से प्रारंभ करेंगे।